नमस्कार, हेलो डीडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाते हैं जिनकी बहुरंगी आयाम हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते होते हैं, लेकिन इतना होता है बहुत कुछ ऐसा भी रह जाता है जो हम नहीं जान पाते हैं, जिन्हें जानने का मौका हमें इस कार्यक्रम में मिलता है। आज जिस शख्सियत से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ इस कार्यक्रम में, उसे मैं बहुरंगी शख्सियत कहता हूँ। बहुरंगी, वैसे बहुआयामी शब्द भी सही है, लेकिन बहुरंगी कहना बहुत ज़रूरी है इस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में की थी। उसके बाद नाटकों में काम किया, फिल्मों में काम किया, फिर राजनीति में आया, राजनीतिज्ञ बना और फिर राजनेता बना। ऐसे राजनीतिज्ञ, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मकार और नाटककार शख्सियत का नाम है राज बब्बर। राज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आज आप हमारे बीच हैं और जैसा कि मैंने कहा, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लोगों तक ले जाएं। आपके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप अक्सर लोगों तक नहीं ले जाने देते। मैं चाहता हूँ वो कुछ सामने आए कि वो राज बब्बर क्या है, जो कुछ हम फिल्मों में आपको देखते रहे, जो कुछ पर्दे पर हम आपको देखते रहे, राजनेता के रूप में आपको देखते रहे, उसके पीछे भी कुछ चीज़ होती है। मैं उस पीछे की चीज़ को आज अपने दर्शकों तक ले जाना चाहता हूँ और इसीलिए आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और मुझे विश्वास है कि आज हम जो कुछ बातचीत करेंगे उस बातचीत से राज बब्बर का एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आएगा जिससे हमें परिचित होना बहुत ज़रूरी है। राज साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे राज बब्बर के उस चेहरे को सामने लाने की कोशिश करनी है जो चेहरा आम लोगों के पास नहीं होता है। हम आपको जानते हैं, आप बहुत बड़े राजनेता हैं, हम जानते हैं आप बहुत बड़े फिल्मकार हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किए हैं, उससे पहले आप नाटक भी करते थे। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब आप विद्यार्थी थे, आगरा में पढ़ते थे, मैं चाहता हूँ उस समय कुछ बात बताएं कि जब राज बब्बर बन रहा था तो किस तरह वो शुरुआत की उसने। विष्णुराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं ये राज अभी तो मैंने जो कुछ बोला वही है जो आपके बारे में है। दरअसल आगरा में मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुफीद आमिटर कॉलेज में, तो मुझे याद है कि छठी क्लास के अंदर छठी पास की थी मैंने और उस वक्त फिल्म आई थी मुग़ल आज़म। तो वो दिखाने के लिए ले गए थे घर वाले, घर वालों के साथ देखने गए थे और उस फिल्म को देखने के बाद में एक बड़ा औरा सा डिस्कशन चल रहा था। तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, क्योंकि वो फिल्म के बारे में बातचीत हो रही थी, फिल्म की तारीफ़ें हो रही थी, एक्टरों की तारीफ़ें हो रही थी। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं, लेकिन ये लगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि सारा घर जो उस चर्चा में इन्वॉल्व था। फिर दूसरी फिल्म देखने गया घर वालों के साथ ही, ज़मीन के तारे। और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में किसी और बच्चे की तारीफ हो रही थी। वाह। और वो बच्चे जो थे कि वो उस फिल्म में उन्होंने काम किया था। आज भी याद है मुझे, बबलू और डेजी ईरानी, जो बाद में उनके नाम को मैंने जाना। तो मतलब खाना खाते हुए उन बच्चों की तारीफ हो रही है, तांगे में बैठकर हम वापस आ रहे थे तब तारीफ हो रही है। और तारीफ का ऐसा कि मुझे मतलब अपने ईर्ष्या होने लगी, ईर्ष्या मतलब हीन भावना आ गई मेरे अंदर। तो मुझे लगा उन्होंने किया क्या है, सारी फिल्म में रोते रहे। अच्छा। तो अब हम लोगों के आजकल की तरह से कोई बाथरूम वगैरह तो होते नहीं थे। तो एक कोना होता था जिसके अंदर एक दीवार होती थी वहाँ पे, तो वहाँ एक छोटा टूटा सा शीशा रखा हुआ था जो नहाते वक्त कभी कभार इस्तेमाल होता होगा। तो मैंने उसको साफ किया और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। वाह। तो मुझे लगा कि मैं रो सकता हूँ अब डेजी रानी के रोना चाहते थे। और मतलब ये जो है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रो रहे थे, उनकी तारीफ हो, मैं रो, मेरी तारीफ ना हो। देन आई रियलाइज कि आई थिंक वो लोग एक्टर थे और मेरे दिल के अंदर जो है ये भाव हो गया कि मैं एक्टर बनूंगा।
अच्छा, तब से ही, तब से। जब 7वीं क्लास में थे आप? जी हाँ, लेकिन 8वीं क्लास में जब आया मैं तो एक चंद्रदत्त गुलेरी की कहानी थी, उसने कहा था, उसने कहा था। और मेरे गुरु हुआ करते थे ओम प्रकाश पाठक, जो हमें आर्ट टीचर थे और हमें ड्रामे कराते थे। तो मुझे तो कोई रोल दिया नहीं, जो मेन रोल था वो केवल कृष्ण कर रहे थे लहना सिंह का, तो मुझे एक सिपाही का रोल दिया गया, जर्मन सिपाही। वो सिपाही जो है सिगरेट मुंह में लगा के जो है वो स्टेज पे आता है और सिर्फ इतना ही बोलता है कि वेल लहना सिंह। तो ये लाइन बहुत हम याद, बड़े एक्साइटेड थे कि हमें एक्टिंग का मौका मिला। तो कभी रिहर्सल में सिगरेट दी नहीं थी, हम हाथ से ऐसे किया करते थे। तो स्टेज के ऊपर जो एक चौक दिया गया और चौक के आगे नीली स्याही से कर दिया। तो जैसे ही हम ऐसे करके अंदर गए तो सामने देखा हमारे मोहल्ले के, जहाँ मैं रहता था, जीन की मंडी के सब लोग वहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं उस नाटक को। और मैंने जब उनको देखा, उसमें पड़ोस के लड़के लड़कियाँ बुजुर्ग थे देख रहे थे, तो मैंने जैसे ही देखा तो उनको देख के मैं कांप गया। वो जो चौक नीचे गिर गया। सिगरेट नीचे नहीं गिरी, चौक ही था वो यानी सिगरेट वाला जो चौक था नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने के बाद जो है, जो ऑडिटोरियम में हंसी उड़ी है, तो मैं, मेरी समझ में ना आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैंने उसको उठाया तो और हंसना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं बाहर आ गया। अच्छा, वेल लहना सिंह रह गया, वेल लहना सिंह रह गया। मैंने डायलॉग ही नहीं बोला, बाहर चला आया। उसके बाद जो है मुझे धक्का दे रहे हैं टीचर कि जाओ, गो गो, जाओ 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 अंदर जाओ, लाइन बोल के आओ। मैंने, कौन जाता है? हंस रहे लोग सारे सामने, हंस रहे और मुझे रोना आ रहा। मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा। आ गए वहाँ पे। उसके बाद में फिर खैर प्ले तो चल गया आगे, लेकिन हमें जो है फिर कभी भी किसी नाटक में हिस्सा नहीं मिला उसके बाद। और इसी बीच में हमारा संबंध जो है कुछ सोशलिस्ट मूवमेंट से हुआ। 8वीं में आए, 9वीं में आए। हमारे जो मित्र थे उस वक्त, हम क्लासमेट जो हुआ करते, हमारे गुरु थे श्याम पाठक। वो समाजवादी जो मूवमेंट थे उसको के बहुत अग्रसर थे, मतलब हम लोगों को बहुत मदद किया करते थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर जो है एक समाजवादी मूवमेंट के, हम समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गए। और उसी ज़माने में डॉक्टर लोहिया की भी एक आमद हुई थी, और सुभाष पार्क में उनका मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट लास्ट था वो उनकी मीटिंग। तो बैठ के वो भाषण दिया करते थे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी स्टेज के पास, सीढ़ियों के पास। तो जब वो उतर रहे थे तो उतरते हुए उन्होंने मुझे आज भी याद है कि वो उतर रहे थे तो मेरा ये राइट कंधा था, इसके ऊपर हाथ रख के वो सीढ़ी से उतरे, लोहिया जी। और वो एक उस कंधे से आप, उस कंधे पे हाथ रखना आपको अभी तक याद है? मुझे मतलब एक ऐसी फील था, एक ऐसी अनुभूति थी जिसका मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन वो हमेशा हर वक्त मुझे, हर मौके पे, मैं चाहे सिनेमा में रहा हूँ, चाहे मैं थिएटर में रहा हूँ, चाहे मैं सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी इस अनुभूति की बात मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लम्हा था आपकी ज़िंदगी का। लेकिन उससे पहले कुछ फ़ोन एक आ रहा है, लगता है कोई। जी, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है शायद। हेलो, हाँ, ये प्रवीण कोठारी साहब बोल रहे हैं। अरे हेलो जी, हाँ राज बब्बर जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या भैया, आपके चहेते। बस मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मैं कड़ज गांव से बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? कड़ज गांव, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अमरावती। हाँ, हाँ। मैं गांव से बोल रहा हूँ, कड़ज गांव से जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता कि राजनीति और अभिनय, हाँ। ये दोनों आप इतने सक्सेसफुली कैसे एडजस्ट करते, और इसके सक्सेसफुल का राज क्या है आपका? देखिए साहब, इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज तो ये है कि आप जैसे चाहने वाले। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैंने आज भी समझता हूँ कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ, ना मुझे राजनीति आती है। मेरे लिए ये राजनीतिक मंच जो है वो मेरा सामाजिक मंच है, जहाँ से मैं अपनी सामाजिक जो कार्यक्रम है या सामाजिक जो मेरे काम है मैं उनसे करता हूँ। और दूसरा जो है, जो मेरे लिए आपने कहा कि अभिनय की जो बात है, अभिनय मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अभिनय मेरे लिए मेरा पेशा है और अभिनय ही मेरी पहचान है। तो मैं अपनी पहचान को मरने नहीं देता, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच में मेरी पहचान बनी रहे। और जहां तक समाज सेवा या समाज क्षेत्र का बात है,
उस क्षेत्र को मैं जो हूँ आप लोगों के बीच में राजनीति के द्वारा करता हूँ, और जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आप जैसे लोग चाहते रहेंगे, मैं अपनी पहचान को बनाकर आपके इस क्षेत्र में जिंदा रहूँगा। आपने अभिनय को अपनी पहचान बताया, लेकिन लोगों को कुछ और पहचान भी चाहिए। आपकी एक सवाल और आ रहा है आपके लिए बाहर से कहीं से। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते राजगुरु जी। ये देहरादून से हैं विकास ध्यानी। हाँ विकास, जी, बोलिए। जी। हाँ जी, पहले तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजू जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ, जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से इस क्षेत्र में आए और आपको पहला ब्रेक किसने दिया? देखिए, सबसे पहला ब्रेक जिसमें मेरी पहचान बनी वो तो है इंसाफ का तराजू, और उसमें मुझे ब्रेक क्या कि मेरी कहना चाहिए कि मुझे जन्म दिया फिल्म इंडस्ट्री में श्री बी.आर. चोपड़ा साहब ने, और वहीं से ही मेरी पहचान बनी। लेकिन इससे पहले मैं काम करता रहा। मैंने कोई 13-14 फिल्में की, जिसके अंदर किसी में एक सीन का डायलॉग था, किसी में एक डायलॉग का सीन था, यानी इस तरह से काम करता रहा। बहुत सारी फिल्म हैं, जैसे पहली फिल्म थी शारदा, जिसमें सिर्फ एक डायलॉग था मेरा। इस तरह से करते कराते मैंने 14 फिल्में की। लेकिन पहले दिन जो मैंने शूटिंग की, कैमरा जो फेस किया, वो थी पंजाबी फिल्म चंद परदेसी। चंद परदेसी में आपने पहले दिन शूटिंग की थी जी और उसके बाद शूटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और आप जैसे बता रहे थे कि पहले एक डायलॉग का मिलता था, अब तो सारी फिल्म पर आप छा जाते हैं और ये डायलॉग आप मतलब अब जिंदगी में ही बोलने लगे हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कभी कभी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये देखिए, हो सकता है क्योंकि हम लोगों के चेहरे या हमारे जो हाव भाव या हमारी आवाज़ तो यही है, और जो कुछ भी आज जो है, क्योंकि किरदार भी जो हमें मिलते हैं, जो पात्र भी जो हमें मिलते हैं, तो सिनेमा के अंदर कुछ एक अपनी ख़ास इमेजेस बन जाती हैं, उसी हिसाब से। और उनमें से शायद मेरी आप लोगों की और देखने वालों की, चाहने वालों की कृपा से ये लगा है कि मुझे जो रोल मिलते हैं अक्सर जिनमें बोलचाल हो, जिनमें अच्छी ज़बान हो, तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैंने इस पे महारत की, इस पे काम किया, इस पे मेहनत की है, इसको सीखा है मैंने। तो जब मैं आम जिंदगी में बोलता हूँ तो उस वक्त भी मेरे पास में वही मेरा जो सीखा हुआ मेरा जो काम है या मेरी जो ज़बान है वो सामने आती है। तो कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ या जिंदगी में भी आदत में शुमार हो जाता है ना, जिस तरह से मतलब आदमी बोलता है, जिस तरह से आदमी चलता है, जिस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं असर आता होगा। बहरहाल, मैं जो बात आपसे शुरुआत जो आपने की थी कि जहां आपके कंधे पर हाथ रखा गया एक समाजवादी नेता का, हमारे ज़माने के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, उससे आपकी रुझान समाजवाद की तरफ बढ़ने का एक कदम शुरू हुए, ये आपने कहा। देखिए, पहले तो एक हीरो वर्शिप थी, एक कहना चाहिए कि एक बिल्कुल एक ऑरा था डॉक्टर लोहिया, जो अगर मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर डॉक्टर लोहिया अगर और इस मुल्क के अंदर 15-20 साल जिंदा रहते तो शायद जो एक इस देश के अंदर जो नौजवानों के अंदर जो एक आतंक प्रवृत्ति आई है, जो एक टेररिस्ट मिलिटेंसी जो शायद ना आती, वो शायद ना आती, बिकॉज डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान के नौजवानों को एक बहुत बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म दिया था। डॉक्टर लोहिया के इस असर पर फिर बात करेंगे, क्योंकि इस बीच बाहर बहुत सारे लोग फ़ोन पर हैं। फोन और आया है आपके लिए, आप सुनिए क्या कहते हैं, बोलिए। नमस्कार राजबब्बर जी। जी नमस्कार भाई साहब। मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। राजेश सर, ठाकुर मैं साहब आपका हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ। जी धन्यवाद। हिमाचल। हाँ राजेश ठाकुर जी बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी सर, आप जो फिल्मों क्या सर आपके रियल लाइफ में क्या रोल होता है सर? क्या वैसा कुछ आपने कुछ कट गई आवाज आपकी, क्या बोला? हेलो। हाँ सर, जो फिल्मी दुनिया में आप रोल करते हैं, हाँ, क्या सर लाइफ में भी यही उसका रोल असर रहता है आपकी क्या? दैनिक जिंदगी पर कैसे पड़ता है, जानना चाहते हैं। जी हाँ राजेश जी, दैनिक जिंदगी पर उस रोल का असर तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जो है मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा सीन करके आ रहे हैं और तो उसका असर ज़रूर अपने शरीर पर या अपने मानसिकता पर, अपने मन पर पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ इमोशनल सीन हो या कुछ कॉमेडी हो या आपने कोई अच्छा सीन किया हो या आपको उस सीन के साथ में आप
कुछ देर रहे हों तो उसका असर थोड़ी देर तक ज़रूर रहता है, लेकिन ज़िंदगी में उसका असर नहीं होता। मेरे ख्याल से मैं इस बात को मानता हूँ, बाकी एक्टरों के बारे में जानता नहीं, अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने कभी उन रोल का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया। हाँ, उस दौरान जो है जिस काम को करके आ रहा हूँ उसकी अनुभूति का असर ज़रूर होने दिया है। शुक्रिया राजेश। आप राजेश जो पूछ रहे थे आपसे, उसमें उन जानना शायद ये चाहते थे कि भाई जिस तरह के रोल कलाकार लोग फिल्मों में करते हैं, दिन रात इस तरह की चीज़ों में उसी तरह के रोल जी रहे होते हैं, उनका असर कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पर आता होगा, या इसका उल्टा भी कभी होता हो कि आपकी अपनी ज़िंदगी का असर आपके रोल्स पर जाता हो? ये तो बहुत सही है कि आपकी ज़िंदगी का असर जो है या आपके आपके अपने ओन एक्सपीरियंस या आपकी अपनी जो आपका अपना एक पर्सनैलिटी जो होती है उसका असर तो जाता ही है रोल्स के ऊपर। बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो कि बिल्कुल ही अपने आप को तोड़ मरोड़ लें। वो आप और वो कोई, मैं समझता नहीं हूँ कि कोई वो फिर एक्टिंग नहीं है, फिर तो वो आप अपने आप को ज़बरदस्ती उसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग अगर ऐसा कहें कि साहब के एक्टर जो कर रहा है उसका ज़िंदगी में भी होता है। देखिए आप प्राण साहब अगर आप देखें तो सारी ज़िंदगी जो नेगेटिव रोल करते हैं और ऐसे रोल करते रहे कि थिएटर में उनको सिर्फ गालियाँ ही मिली, और ज़िंदगी में इससे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। मेरा ख्याल है जो मदद आज भी खुद इतनी बीमारी की हालत में है, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन कितने ही घरों को गुमनामी के अंदर वो लोगों को किसी को बोला भी नहीं होगा, और कितनों को महीनों में उनके घर से पैसे जाते हैं, उनकी तरफ से पैसे जाते हैं देखभाल के लिए। तो जैसे अमरीश पुरी हैं, एक बहुत अच्छा इंसान है, वो विलन दिखने वाला। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इस तरह के, और कई बहुत अच्छे एक्टर हैं जो स्क्रीन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े नायक कहलाते हैं, लेकिन सड़कों पे वो गुंडागर्दी करते अपने हैं। तरीके से। तो इस विषय में हम थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, और उस ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। राज साहब आपके सामने होंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो डीडी में एक बार फिर आपका स्वागत है, और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, राज साहब जवाब दे रहे हैं। राज, इस समय रविंद्र बारामती से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है रविंद्र आपका? मुझे लगता है कि उनका फ़ोन कहीं कट हो गया है, फिर शायद आएगा। जी। तो राज, मैं जो बात कर रहा था आपसे, मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाना चाहता हूँ। जी। हेलो लहणा सिंह, कैसे हो? वो डायलॉग आप फिर कभी नहीं बोल पाए। आपने कहा उसके बाद नाटक भी स्कूल में आपने नहीं किया, लेकिन समाजवादी योजना सभा में से जुड़ने के बाद में, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में आपने नाटक का पूरा प्रशिक्षण लिया था। जी हाँ। दरअसल अब सोचिए कि जिस वक्त मैं स्कूल में अपने कॉलेज के अंदर जब मैं प्रेसिडेंट हुआ, तो प्रेसिडेंट के पास एक कल्चरल एक्टिविटीज़ की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती थी। तो थोड़ी सी मैंने अपनी उस पावर का एहसास ये किया कि समय प्रेसिडेंट होते ही सबसे पहले मैंने जो है नाटक जो किया, और उसके अंदर मैं जो एक एकांकी किया था। तो ये उसका रिएक्शन था जो कि उसने कहा था, मैं आप नहीं कर पाए थे? जी हाँ, मैं नहीं कर पाया। उससे पहले मुझे कभी किसी ने ब्रेक नहीं दिया। और फिर उन्हीं ओम प्रकाश पाठक जी के पास में जब मैं गया कि मैं ये एकांकी करना चाहता हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट था यूनियन का, और उन्होंने कहा दिखाओ। तो उन्होंने कुछ उसको तराशा, उसको ठीक किया, और मैंने वो किया, और वो बहुत सराहा गया, और सराहा यहाँ तक कि मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उधर भी उसकी लोग चर्चा करना शुरू कर दिए। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, क्योंकि एसटीडी पर लोग बैठे फ़ोन कर रहे हैं। देहरादून से विनोद पूछना चाहते हैं कुछ। विनोद पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी। हाँ बोलिए विनोद। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर बाबू साहब। विनोद जी, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बोलिए विनोद जी। सर ऐसा है, बोलो, मैं आपका बहुत फैन हूँ, मैंने पंजाबी फिल्म में बहुत देखी है आपकी। अच्छा। आपका अभिनय मतलब बिल्कुल छाप छोड़ जाता है। थैंक यू। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आप शुरू में सबसे आप किस अभिनेता से इंस्पायर हुए थे? जी, मैं विनोद जी, जहाँ तक सवाल है इंस्पायर होने का, तो मैं हर अच्छी परफॉर्मेंस से, हर अच्छे अभिनय से इंस्पायर हुआ हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ था बबलू और डेजी ईरानी से, और उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी में जो फिल्में देखने का सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरे सबसे पहले जो स्टार थे, जिनकी सबसे ज़्यादा मैंने फिल्में देखी और जो अकेले स्कूल से भाग के देखी, वो थी फिल्म आया तूफान दारा सिंह साहब की।
और मुझे याद है कि मैंने दारा सिंह साहब की 120 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 80 फिल्में देखी थी। और सारा आगरा के अंदर ज़्यादातर फिल्में वो रॉक्सी सिनेमा में लगा करती थी, तो मैं जा जा के भाग भाग कर वो देखा करता था। रॉक्सी, जसवंत, जीवन इसमें लगा करती थी। फिर उनसे इंस्पायर हुआ, फिर उसके बाद कट गया, सीधा गया तो मैं दिलीप कुमार साहब से इंस्पायर हुआ। दिलीप कुमार साहब के जितने रीरन हुआ करती थी, दोबारा चलती थी, उनकी फिल्में लगती थी महावीर टॉकीज में। वो मंटोला पे एक नाला हुआ होता था, उसके ऊपर वो थिएटर था आगरा में। तो मैं वो सारी फिल्में दिलीप साहब की वहाँ जाके देखा करता था। अब धीरे धीरे फिर वक्त बढ़ता चला गया और जितने लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस आती गई उनको देखता गया। एनएसडी में आने के बाद में फिर मैंने एक्टरों से नहीं बल्कि सीन से प्रभावित होना शुरू किया, काम से प्रभावित होना शुरू किया। एनएसडी की बात आपने की, मैं वही पूछने वाला था कि आपने नाटकों में शुरुआत की थी, बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली, उसके लिए शिक्षा ली आपने एनएसडी में। कैसे अनुभव थे आपके नाटकों की दुनिया में आने के? विश्वनाथ जी, मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से एक रुझान था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैं एक्टर बनने के लिए शुक्र हो उनका, उन फिल्मी मैगजीन्स का जिनको मैं पढ़ा करता था। और अक्सर वो मैगजीनें जो हैं डॉक्टर तोमर हुआ करते थे हमारे जिनकी मंडी में, उनकी दुकान पे आया करती थी और मैं वहाँ जाकर पढ़ा करता था, देखा करता था। तो वो मुझे एक नसीहत उन किताबों से मिलना शुरू हुई थी कि बम्बई के अंदर स्ट्रगल करने का मतलब ये है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा। और कुछ लोग सड़कों पे आ गए, कुछ परेशान हो गए, कुछ ये हुआ, तो मैं उस तरह का स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, मैं कुछ अपनी तैयारी करूं। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं पटियाला जब पढ़ने के लिए गया, तो पटियाला में जब पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैं था, पढ़ रहा था, तो वहीं मुझे थिएटर डिपार्टमेंट के अंदर जो है चांस मिला। मैंने वो ज्वाइन किया। वहीं पंजाबी कला मंच था, एक हरपाल टिवाणा एनएसडी के थे, उनके सानिध्य में आने का मौका मिला। तो आज फिर थोड़ा सा बीच में ब्रेक के चाहता हूँ, क्योंकि इस समय आप टेलीफोन पर लोकेश है मध्य प्रदेश से, उनके पास कुछ और बड़ा सवाल है। वाह। लोकेश, आप पूछिए पहले, मैं बाद में बात करूँगा। हाँ लोकेश, बोलिए। नहीं, उसका टेलीफोन भी लगता है कट गया है। दैट शोज कि हमारे यहाँ टेलीफोन में काफ़ी गड़बड़ अभी भी चलती रहती है। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे कि आप किस तरह से एनएसडी से जुड़े थे और वहाँ के अनुभव क्या थे? मैं एनएसडी में साहब हरपाल टिवाणा साहब के यहाँ ही मुझे एनएसडी के बारे में समझ में आया, क्योंकि ओमपुरी जो थे वो वहीं से गए थे, ताज़ा एनएसडी ज्वाइन किया था और ओमपुरी पहले वहाँ पे काम किया करते थे और वो चर्चा सुनने में आया था। तो ओमपुरी साहब जब छुट्टियों के दौरान जब पंजाब कला मंच में आए तो उनसे बातचीत की और उन्होंने सुझाया कि एनएसडी जगह है, वहाँ पे अगर तुम प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना चाहते तो वहाँ करनी चाहिए। देन मैंने तैयारी करना शुरू किया, एनएसडी के अंदर आया और इत्तेफाक ये हुआ कि एनएसडी के अंदर मैंने जून में जो है क्लासेस ज्वाइन की और जुलाई के अंदर जो है मुझे एक जो ओपन कंपटीशन में, जिसमें सेकंड ईयर में थे रोहिणी हतंगड़ी, ये राजेश विवेक, ये ग्रुप था, और थर्ड ईयर में थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, जसपाल। तो इनके एक ओपन कंपटीशन प्ले सामने आया जिसके अंदर हम सब कास्ट जो थी कंबाइंड हम उसमें थे, एक्सरसाइज में थे, वर्कशॉप। तो मुझे बहुत जल्द ही एक मेजर रोल मिल गया। बस। तो नाटक में तो आप मेजर रोल भी आपको मिल गया, नाटक आप करना भी चाहते थे, फिर नाटक से फिल्म क्यों आ गए, या ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है क्या? मैं इसके लिए कोई इंटेलेक्चुअल बात करना के साथ उसको लीपापोती करना, मैं उसमें यकीन नहीं रखता। मैं जब ये मैं जानता था कि कोई भी एक्टर कहीं भी बैठा हो, चाहे वो रेडियो से जुड़ा हो, थिएटर से जुड़ा हो, टीवी से जुड़ा हो, ज़्यादातर लोगों के दिल के अंदर एक ये ज़रूर चाहत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहचाने जाएं या उनका काम देखा जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर शुरुआत रेडियो से भी की, रेडियो पे काम किया, रेडियो पे सीखा, टेलीविज़न पे भी किया, दूरदर्शन मेरे ख्याल से 72 से लेके 79 दिल्ली में मैंने काम किया वहाँ।
मैं उस दौर की बात भी आपसे करूंगा, लेकिन सूरत से लाला आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। लाला पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ जी लाला पूछिए। साहब हेलो जी। हैप्पी न्यू ईयर राज बब्बर जी। नया साल आपको मुबारक हो भाई। मुबारक हो। मैं अपने गुजरात से बोल रहा हूँ। जी अपने अशोक भाई, रवि, हाँ, लाला और जी। राजू की टीम है पूरी। हाँ केम छो? हाँ बस शांति से। शांति छे? सारू छे। सारू छे? हेलो हाँ बोलिए। वह अपना सवाल है हाँ कि जो आपके बेटे की जो पिक्चर आई थी अबके बरस, जी अपने को एक्टिंग अच्छी लगी, जी। तो अभी उनकी कोई दूसरी पिक्चर रिलीज को है? भैया मैं आपका आभारी हूँ, कम से कम आपने जो है मेरे बेटे नहीं, के बहुत बारे में अच्छी बात लगी। की है। थैंक यू सो मच। हाँ। अब की बरस के बाद में उसकी फिल्म एक आ रही है, थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। जी हाँ, ये इस्माइल शराफ साहब डायरेक्ट कर रहे हैं और रामोजी राव साहब इसके प्रोड्यूसर हैं। अच्छा। और एक और फिल्म है मुद्दा, मुद्दा। जी हाँ, जो सौरभ शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं हाँ। और इसके प्रोड्यूसर है राजू मवानी। हेलो जी, हेलो। जी। और आपका जो पिक्चर अभी हमने तलाश देखा, हाँ, अच्छी बढ़िया एक्टिंग लगी। अरे थैंक यू भाई। अभी कल ही पहले फर्स्ट दिन फर्स्ट शो में देख के आए। अच्छा, ओ वेरी गुड। हाँ। तो आपने मेरी फिल्म में फर्स्ट शो में कभी देखी थी? बहुत छोटे रहे होंगे आप। नहीं वो मैं छोटा था ना। मेरी उम्र वैसे 20 साल की है। हेलो, देखिए, ठीक अभी है। कोई आपकी नई पिक्चर आ रही है? जी हाँ, मेरी बेटी की फिल्म आ रही है। चलो फिर ओके। उसका नाम भी बताइए। उस फिल्म का नाम है काश आप हमारे होते। अच्छा, तो ये अब बेटे बेटी फिल्मों में आ गए हैं, अब आप उनकी हम लोग उनसे बात करेंगे उनकी फिल्मों की। लेकिन एक राज भी है जो एक बाप के अलावा पहले भी कोई और था। पहले मैं उसकी बात कर लूँ जिसकी हम बात आपसे कर रहे थे कि आप फिल्मों में आए। फिल्मों में आना आपके लिए मुझे लगता है एक प्रोग्रेशन था कि बेटी दूरदर्शन उस पर आ गए हैं जी, नाटक पर। जी। नाटक के बाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, फिल्मों में आ गए। आपको शुरू में नेगेटिव रोल से प्रसिद्धि मिली। जी आप सोच के आए थे कि आपको नेगेटिव रोल करने हैं या जो मिल गया उसको स्वीकार कर नहीं, लिया? मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था। और एक देखिए, एक कहना चाहिए कि नए आदमी को सिर्फ यही था कि एक तो दिमाग में ये था कि कभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रोल के बारे में सोचा नहीं था। वजह उसकी ये कि ड्रामा स्कूल के अंदर जो हमें एक ट्रेनिंग थी कि अच्छे एक्टर को अच्छा रोल मिलता, और जो भी जो रोल किए या जो भी एक्टर हमारे ड्रामा स्कूल के अंदर जो बहुत बड़े पहचाने गए, वो उनकी पहचान जो है बेहतर रोल से होती थी। मैंने भी एनएसडी के अंदर जो है अच्छे रोल किए। मैंने तुगलक के अंदर अगर अजीज़ किया है, तो मिट्टी की गाड़ी में जो है शूद्रक किया है जो विदूषक था। और तो इस तरह से, और आई वाज ट्रीटेड के साथ कोई अच्छा रोल हो तो मुझे मिलता था वहाँ। जब यहाँ आया तो चोपड़ा साहब ने जब मुझे इंसाफ के तराजू का जब स्क्रिप्ट सुनाया, तो नेचुरली मेल रोल ही ये था। और उन्होंने कहा कि तो मुझे डर रहा था और मैं दुआ भी कर रहा था कि चोपड़ा जी मुझे अगर कोई रोल ऑफर करें तो ये करें। और ऐसा इत्तेफाक हुआ। कहानी सुनाने के बाद में बोला कि कैसी लगी? मैंने कहा सर बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है। भाई मैं सोच रहा हूँ राज, तुझे मैं ये रमेश गुप्ता वाला रोल दूँ। मैं उस रमेश गुप्ता की बात फिर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके आगरा से कोई पूछना चाहता है और उसको मैं रोक नहीं सकता। अरे बिल्कुल नहीं आगरा साहब, आपका है। फौरन। करतार सिंह पूछना चाहते हैं आगरा से। करतार जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल कोई नहीं है जी, मुझे तो एक ही बात पूछनी है सर से। जी हेलो। हाँ जी पूछिए। करतार भाई। हाँ सर। अरे सरकार एक हजूर एक शेर है, जी, ये शायर का कि कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्या बात है? करतार भाई बताओ क्यों लगता हूँ? ये तो आप ही बताएंगे, मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा। क्योंकि सुनिए सरकार, आगरा कॉलेज में आपकी आवाज के जादू जो था ना, आपके गीतों में आपके गाने में जो जादू था, अगर मैं गलत नहीं तो ये वही करतार सिंह है। जी हाँ मैं वही। जी सरकार, बिल्कुल छोटे से पतले से, और आज भी उतने ही पतले और छोटे हैं, लेकिन आवाज में वो बुलंदी थी। और आपको देखने के लिए हम कहां से भाग भाग के आते थे। और माफी चाहता हूं, उस जमाने की तमाम लड़कियां भी आपको देखने आती थी। आपको रश्क होता था? रश्क नहीं साहब, हमारा ये हीरो वर्शिप थी। अच्छा अच्छा, देखिए अब आपके पुराने चहेते। करतार जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने राज साहब को बहुत पीछे ले गए आप। अरे आपने इमोशनल कर दिया भाई। थैंक यू सर। अरे करतार जी इमोशनल, पता नहीं क्यों आवाज से लगा मेरे ये वही करतार हो सकते हैं। थैंक यू भाई। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। शुक्रिया करतार जी। तो राज, हम आपके बहुत पुराने दोस्त से आप मिल लिए इस बहाने दूरदर्शन के माध्यम से। हमें भी अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा पीछे चले गए और किस तरह आदमी अपने आप को एक क्षण में पीछे ले जाता है। मैं बार बार आपको आगे पीछे ले जा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने के बारे में जान सकूँ जो मुझे नहीं पता है। जैसे फिर आप फिल्मों में भी आ गए, काफ़ी सारी फिल्में आपने की।
अलग अलग तरह के रोल आपने किए, सबसे अच्छी फिल्म जो आपने की आपको कौन सी लगती है? देखिए, फिल्में एक्टिंग के लिहाज से मैंने बहुत सारी की, और मैं उसमें ये कहूँ कि कौन सी फिल्म मेरे लिए अच्छी थी, तो शायद मैं अपने साथ बेईमानी करूँगा, क्योंकि मैं नहीं कह पाऊँगा। मैंने हर फिल्म में कोशिश ये की कि मैं अच्छा काम करूँ, चाहे फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा हो या ना हो, कोशिश की। और कई जगह ऐसा हुआ कि मुझे, जहाँ मैंने जो ये सोच के किया कि साहब ये सीन मेरा या ये रोल मेरा बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, लोगों ने सराहा, तो मेरी कोई अपना जजमेंट नहीं था कि मैंने कौन सी अच्छी फिल्म की। लेकिन एक ज़रूर है कि एक फिल्म को करते वक्त और एक फिल्म की रिलीज़ होने के बाद जो है, मुझे बहुत ज़्यादा एक खुशी और एक ऐसा एहसास हुआ एक कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो शायद मुझे ही करना था और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता सी फिल्म थी था, और वो थी शहीद ऊधम सिंह। ओह, शहीद ऊधम सिंह, हाँ, जी हम हाँ। लोगों ने देखी है वो फिल्म और बहुत लोगों ने बस पसंद की होगी वो। अफसोस ये है कि वो फिल्म जो है बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं जा सकी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे उसके। लेकिन उस फिल्म को बनाने के बाद भी, उस फिल्म में काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं शायद अपने पूरे जो बचपन के जो मेरा एक जो नायक था, वो उस फिल्म के अंदर मुझे बार बार नज़र आता था। ऊधम सिंह आपको अच्छी लगती थी और लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ और फिल्में भी थीं, जैसे मैंने शुरू की थी बात आपकी कि आपने इंसाफ का तराजू में एक नेगेटिव रोल किया, उसके बाद निकाह फिल्म भी थी आपकी एक, जिसमें पॉजिटिव रोल था आपका। कैसी थी निकाह? निकाह बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि उस फिल्म में जब कास्टिंग हो रही थी तो मुझे ये कहा गया था कि मैं इसके अंदर करेक्टर रोल कर रहा हूँ। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो गई और रिलीज़ के बाद में सबके जो थे वक्तव्य बदल गए कि बोले कि यार हीरो तो राज बब्बर है इस फिल्म का। कम ऑन। सो और पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया था आसपास जो भी हमारे लोग थे, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल रोल। मेरे लिए कुछ चैलेंज तो नहीं कहूँगा, कोई ऐसा कोई मैंने कोई 30 मार काम तो नहीं किया था उसमें, लेकिन हाँ, एक इमेज से दूसरी इमेज का जो ट्रांजिशन था वो सामने आया। पुणे से कांची आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कांची बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी कांची। हेलो हेलो जी, राज अंकल से बात करना चाहती हूँ। बोल रहा हूँ बेटे, मैं ही बोल रहा हूँ। बोलो नमस्ते कैसे? अंकल, आपको हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहें, आपको भी नया साल मुबारक हो। अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो सीरियल बनाई थी मैं दिल्ली हूँ जी, वो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक बहुत ही बेहतरीन सीरियल थी, DD1 पे जो आती थी। जी जी और वो एक तो अधूरी बंद हो गई बीच में ही। जी। मैं आपके माध्यम से DD1 से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं विनती करना चाहती हूँ कि वो इस बार पूरी दिखाएं हमको, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। थैंक यू। और मैं आपको उसके लिए भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने वो बहुत ही खूबसूरत सीरियल बनाई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कांची। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप की जनरेशन ने, या आपका जो एक जिस उम्र है, जिसकी आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बहुत यंग हैं, और आपने उस मैं दिल्ली हूँ कि उस भाव को समझा। मुझे लगता है कि आज देश में बहुत ज़रूरत है बेटे कि इस तरह के काम को दिखाया जाए। मैं दिल्ली जो है वो इस देश के 5000 साल की रवायत है, एक जो कल्चरल इन्फ्यूजन जो है, जो सांस्कृतिक जो बदलाव आए हैं, उसके बारे में ये सीरियल था। और बदकिस्मती है कि दूरदर्शन ने जो है वो प्लानिंग ऐसी कर ली कि 52 के बाद वो कोई सीरियल मतलब कोई एपिसोड नहीं चलाएंगे, और मुझे सीरियल को बंद करना पड़ा। लेकिन मैं इस सीरियल को बिना किसी मुनाफे के मैं चाहूँगा कि अगर कल को दूरदर्शन बनाना चाहता है तो मेरे पास पूरी स्टडी है। ये पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जो ख़त्म किया है, मैं इसको 1947 तक लेके आना चाहता था। एंड लेट्स होप कि अगर कल को करना चाहेगा तो माई स्क्रिप्ट इज़ देयर एंड दे कैन डू दिस सीरियल, एंड लेट द पीपल शुड नो कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से लोग आए, किस तरह से लोगों ने इस मुल्क को दिया, किस तरह से लोगों ने इस मुल्क से लिया। ये बहुत बड़ी सभ्यता है हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है इस भारत देश की, जो 5000 साल की है। वो कहते हैं ना कि ईरान और मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, लेकिन नहीं मिटा है नामो निशान हमारा। बिल्कुल मैं सही। चाहता हूँ आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी उन तक जिन्हें ये सुननी चाहिए। बहरहाल हम लोग जो बात कर रहे थे राज के
आपने फिल्मों के बाद एकदम कांची ने आपको दूरदर्शन तक ला दिया और सीरियल्स में ले आए। मैं चाहता हूँ एक और चेहरा भी है आपका, जी। आप राजनेता भी हैं, राजनीतिज्ञ भी, दोनों हैं। राजनेता को मैं राजनीतिज्ञ से थोड़ा सा ऊँचा मानता हूँ, इसलिए उस शब्द को काम में ले रहा हूँ मैं। ये राजनीति में आपकी शुरुआत तो स्कूल डेज में ही हो गई थी, जी जब हाँ। आप SYS में शामिल हुए थे, या उसके बाद डॉक्टर लोहिया के प्रभाव से आपने काम किया। आप राजनीति में आने के इस ट्रांजिशन को क्या समझते हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं? इससे पहले थोड़े फोन और आ गया है, बांदा से कोई और सज्जन पूछना चाहते हैं, पहले वो पूछ लें फिर मैं पूछूंगा। बांदा से बोलिए, क्या सवाल है आपका? बांदा से राजबब्बर जी, आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, और ये है कि आपने नेता और अभिनेता दोनों का अनुभव किया है, आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ नेता और अभिनेता में? देखिए, बहुत ही कठिन सवाल है आपका जी कि क्या महसूस किया है। जी देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि अभिनेता जो है जी वो याद करके झूठ बोलता है और नेता सरेआम झूठ बोलता है। बिल्कुल सही आपने इसमें पाया। थैंक यू। राज, बहुत बारीकी से और बहुत सफाई से आपने बात कह तो दी कि नेता सरेआम झूठ बोलता है और अभिनेता याद करके झूठ बोलता है। बुलवाया जाता है कि तुम्हें बोलना है। सच और झूठ की बात तो बहुत गहरी है। मैं जो आपसे पूछ रहा था कि ये राजनीति में आना क्यों जरूरी समझा आपने? विश्वनाथ जी, मुझे लगता था कि हिंदुस्तान, हमारा मुल्क और हमारा समाज जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके अंदर जो भी एलीट और या जो भी समाज में जो इस तरह के लोग हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका सामाजिक क्षेत्र में तो वो बहुत अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनमें वो उनकी शिरकत भी होती है, लेकिन राजनीति के बारे में अक्सर वही कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये मुझे संवाद, ये डायलॉग हमेशा मुझे बहुत तकलीफ देता रहा कि जब कप ऑफ टी की बात करते हैं तो कप के अंदर जो मिट्टी है और उसकी जो पकाई है वो किस भट्टी में होगी, या वो पानी जो कहाँ से आएगा, या वो चीनी कैसे आएगी, या वो चाय कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें वो कप ऑफ टी नहीं बन सकता जब तक राजनीति का इससे संबंध है पूरे की पूरी तरह से। राजनीति प्रभावित करती है इन सारी चीज़ों को, चीनी को भी, पानी को भी, मिट्टी को भी। तो हम कैसे कह देते हैं कि बड़ा आसानी से दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और मैं इस दौर में था कि मुझे 87 के अंदर जब एक आंदोलन शुरू हुआ, और मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था और ना ही आज भी किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे मुद्दों को लेके ज़रूर खड़ा हुआ था। और एक समाजवादी कहना चाहिए जो दिमाग में कीड़ा था उसने जो है मुझे उकसाया और मुझे लगा कि नहीं, देश के अंदर हम लोग जो हैं किसी एक परिवार के अधीन नहीं ना हों। बदकिस्मती है कि आज तो तमाम पार्टियां, तमाम राजनीति जो है वो एक एक परिवार की राजनीति बनती जा रही है, लग गई हैं। और जिस चीज़ के खिलाफ ये आवाज़ उठी थी वो आवाज़ मुझे लगता है धीरे धीरे मध्यम और बंद होती चली जा रही है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये देश बहुत बड़ा है, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं। हमारा किसी से व्यक्ति विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने व्यक्तित्व हैं, उनको सामने आना चाहिए। और यही वजह थी कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आया और अपनी जिम्मेदारी को समझा कि अगर मेरी पहचान जो है इस बनी है इस मेरे क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से, और जब मुझे एक्टिव मैं कर रहा था कैंपेन तो मुलायम सिंह जी ने जब मुझसे कहा कि भाई आप मेरे लिए काम कीजिए, तो मैंने उसको दिली तौर पे समझा। मेरा कोई बाबरी मस्जिद या मंदिर से मेरा वो नहीं था, विवाद नहीं था कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी सुलझाई जाएगी, और सुलझाई जाएगी तो आपस में बैठ के ही सुलझाई जाएगी। और इसके पीछे का क्या इमोशन है, उसका क्या इमोशन है और इसका क्या इमोशन है, इसकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक पॉलिटिशियंस जो हैं इसको भुला नहीं देंगे और भूल नहीं जाएंगे। मतलब राजनीति जो है चीज़ों को उलझा रही, आपको ऐसा लगता है? मतलब मैं आप देखिए कि राजनीति जो है उलझा नहीं रही। एक बहुत खूबसूरत प्ले आजकल चल रहा है, इत्तेफाक ये है कि कहना चाहिए कि खुशकिस्मती है कि मेरी बीवी कर रही है, सुमन और सना। ये शायद एक नई इंडस्ट्री इस मुल्क के अंदर खुलती चली जा रही है, जो है शरणार्थियों की इंडस्ट्री।
इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरे पास एक और सज्जन है और आपके आगरा के पड़ोस में मथुरा से बोल रहे हैं गौरव। गौरव, क्या सवाल है आपका, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं राजवर जी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आजकल आपकी कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है? भाई साहब, मेरी फिल्म जो है अभी रिलीज होने वाली है, काश आप हमारे होते। सर मुझे आपका अभिनय बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका धन्यवाद। बहुत जबरदस्त फैन हूँ। इस फिल्म के अंदर मेरा तो बहुत कम होगा अभिनय, लेकिन मेरी बेटी का, जूही बब्बर का और सोनू निगम का अभिनय ज्यादा होगा। अच्छा राज, अगर आप चाहें तो मैं उस फिल्म का भी एक टुकड़ा दिखा दूं। प्लीज। मैं चाहता हूं कि पता लगे कि नया राज बब्बर क्या कर रहा है फिल्मों में। बाद में फिर हम अपनी बात पर आएंगे, राजनीति की बात पर, समाज की बात पर। राजनीति में जैसे आपने एक बात कह दी कि साहब राजनेता जानबूझकर झूठ बोलते रहते हैं, आप खुद राजनीति में आ गए हैं, चुनाव लड़ा है आपने, चुनाव जीते हैं, अधिकांश लोग राज्यसभा में आते हैं, आप राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा में आए। बहुत बड़ी बात होती है ये अपने आप में कि एक व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है राजनीति में भी। और हमारे एक बहुत बड़े फिल्मकार ने, अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स इज सेसपूल। उसके बावजूद आप सब उसमें आना चाहते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, मेरी जिम्मेदारी या मेरा जो कमिटमेंट है, जब चुनाव की जब बात आप कर रहे हैं, वैसे तो राजनीति एक विचारधारा से मैं जुड़ा हूं और उस विचारधारा के साथ मैं कटिबद्ध हूं, कमिटेड हूं। मैं उस विचारधारा से अपने आप को अलग नहीं कर सकता और मेरी विचारधारा बहुत सिंपल और साफ है। वो है किसी भी क्षण में ह्यूमन राइट्स को, मानव ज़ात को कहीं भी तकलीफ़ पहुंचती है तो मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता हूं, चाहे उसका कोई ज़ात हो, कोई धर्म हो। और दूसरा जो मेरे लिए जो राजनीति है वो है विचार, और विचार है उस देश का जो एक संस्कृति है। इस देश की संस्कृति जो है, जिसको चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे ईसा मसीह हों, अगर इस देश की तरफ जिन्होंने देख कर ये कहा है कि यहाँ से सुखन और यहाँ से खूबसूरत हवा आती है, तो ये लोग कौन थे और ये कौन सा देश है, तो मैं उस देश का रहने वाला हूँ। कम से कम उन लोगों की उस आस्था को मैं चाहता हूँ वो ज़िंदा रहे और वो आस्था बरकरार रहे, ताकि आने वाले कल में भी जो भी उस तरह के पैगंबरों के, उस तरह के लोगों के, चाहे वो ईसा जैसे लोग हों, चाहे वो मोहम्मद साहब जैसे लोग हों, उनके चाहने वाले जो हैं इस मुल्क के अंदर उस खुशबू को ढूंढते रहें जिस खुशबू को उन्होंने सूंघा था, महसूस किया था। और मेरे लिए यही जो मेरा सामाजिक और जो मेरा राजनीतिक और जो मेरी वैचारिक जो मेरा एक उद्देश्य है, वो राजनीति के अंदर इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। रहा सवाल चुनावी राजनीति का, तो चुनावी राजनीति में मेरी कटिबद्धता मेरे क्षेत्र से है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी आगरा से है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी सी तकलीफ़देह बात है कि आगरा के अंदर बहुत काम करना है, और मैंने जो अभी तक जो भी कर पाया हूँ 2.5 साल में, सही माने में ऊँट के मुंह में जीरा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलाव था। मेरी कोशिश यही है, कई लोगों का कहना ये है कि साहब मैं वक्त वहाँ पर मैंने कहा देखिए, वक्त वो लोग देते हैं जो खाली होते हैं, है ना। जो खाली आदमी उसके पास बहुत वक्त है, सारा दिन घर बैठा रहता है, वो कहीं बैठ के जो आप अपने वक्त कैसे उपयोग करते हैं पूछूंगा अभी राजनीति के माध्यम से, लेकिन उससे पहले पंजाब से हरविंदर सिंह कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हरविंदर, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी हरविंदर जी, की हाल ने? हाँ ठीक है जी। मैं फिरोजपुर हूँ। हाँ जी बोलो। राज बब्बर साहब। हाँ जी। हाँ बोलिए। अपना जी, मैं तुम्हारा और गुरदास मान का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओ थैंक यू। लेकिन यार ये तो कमाल की चीज होगी, गुरदास मान की आवाज इतनी सुनी है, वो जब गाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मस्त एक सूफी गा रहा है। तो मेरी आवाज तो कहीं तूने सुनी नहीं, तो ये दो बड़े कुछ अजीब से तेरे कॉम्बिनेशन है। तो गुरदास का तो मैं तुम्हारी एक्टिंग देखी है ना, वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा वह गल हुई, उनकी आवाज आपकी एक्टिंग तो गुरदास का और तुम्हारी गुरदास मान और तुम्हारी और कोई आ रही है पिक्चर? गुरदास मान तो मेरी पिक्चर दा नहीं, लेकिन गुरदास मान जी ओदी पिक्चर आई है उन्हें, और बहुत सोहना काम किया उन्हें। और मेरा ख्याल देखो अगर कभी वक्त मिले तो गुरदास मान दे नाल मैं भी कुछ काम करांगा, नहीं तो और कुछ ना हो तो गाना ही ले लवांगा। नहीं, गुरदास मान की आवाज में एक कशिश है, बड़ा कोई एक रूहानी उसमें एक सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। चलिए हम रूहानी से जरा जमीन पर आ जाएं। जो आप मुझे लगता है कोई और सवाल पूछ रहा है मुझसे पहले, क्या? नहीं, बहरहाल
तो राजनीति के माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाने की आपकी एक कोशिश। देखिए, मैं समझता हूँ कि अपने छोटे से लेवल से अगर हम लोग देख लें, कि जैसे मेरी जिम्मेदारी मेरे शहर की है, आगरा की, अपने क्षेत्र की है। और जैसे मैं आपसे हंसी मजाक में कह रहा था कि वैसे एक बहुत सारे लोग जो कहते हैं, साथी हमारे और बाकी लोग भी, कि भाई आप शहर को वक्त ज़्यादा दीजिए। तो मैं कभी कभी हंसी मजाक में कहता हूँ, मैंने कहा यार वक्त तो जो खाली होते हैं, जो कुछ नहीं करते, उनके पास में देने के लिए बहुत है, वक्त ही वक्त वो देते रहेंगे। मैंने कहा मुझे ऐसा मत करो, मुझे शहर के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकता हूँ वो करने दो, क्योंकि ना सरकार यहाँ ना सरकार वहाँ है। तो मेरी तो काम जो है भाग दौड़ करके, कभी बम्बई की नज़र से मैं लोगों को फुसलाता हूँ कि किसी के पास जाता हूँ, कहता हूँ मैं फिल्म एक्टर बोल रहा हूँ, तो किसी को कहता हूँ मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, किसी को कहता हूँ मैं आपका भाई बोल रहा हूँ। तो कम से कम ये है कि मैं आपके लिए शहर के अंदर कुछ लेके आता हूँ। कुछ सामाजिक कार्यों में भी आपने काफ़ी रुचि ली है, काफ़ी संस्थाओं में आप जुड़े रहे हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के कुछ कामों लिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी झांकी उसकी मेरे की ऐसी क्या चीज़ थी जिसने प्रेरित किया आपको, और किस किस काम में इस समय आप सक्रिय हैं? मैं जो बेसिकली जो शुरू में जो मैंने काम किया था वो ड्रग्स प्रिवेंशन के लिए किया था, और बाकी कोई भी से सामाजिक क्षेत्र में कैंसर है या विकलांगों के लिए या अपना मेंटली रिटार्डेड जो भी हैं उनके लिए कुछ काम करता रहा हूँ। लेकिन कोई बहुत ऐसे कहूँ कि मैंने कोई बहुत बड़े काम किए हैं जिनका कोई चर्चा किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं। काम तो छोटा भी हो, मैं समझता हूँ सामाजिक जीवन में अगर कुछ आदमी बदलाव लाने की कोई कोशिश करते हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। हम और सवाल पूछना चाहते हैं, इस पर और बात करना चाहते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। और एक सवाल लखनऊ से पूछना चाहते हैं कोई अरविंद द्विवेदी, मैं चाहता हूँ वो भी अरविंद जी जरा छोटा सा सवाल आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, राजभर जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद जी। भाई आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर आपसे एक सवाल है जी। वो आप जो हीरो में फिल्मी लाइन में आप आए जी, आपने बहुत तरक्की किया और हम सब लोग आपके बहुत फैन हैं जी। आपकी एक्टिंग जो इंसाफ का तराजू में थी हाँ। बहुत ही लाजवाब, आज तक बिल्कुल जीवंत है। क्या बात कर रहे हैं सर अब सवाल ये है हाँ। कि आज आप देश की संसद में हैं, हाँ। देश में बहुत ही अराजकता, बड़ी ही अस्थिरता जैसी स्थिति है जी। तो आप वहां पर अपना वजूद क्यों नहीं उस ढंग से हासिल कर पा रहे हैं जैसा कि फिल्म लाइन लाए? मैं तो बस यही चाहता हूँ साहब को कोई इंसाफ के तराजू की जीनत अमान आ जाए और इन सब का फैसला कर दे। शुक्रिया राज, मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात में आपने कह दिया कि कोई प्रेरणा मिलनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, फिल्म में आपका पेशा भी हैं और आपकी शौक भी हैं, नाटकों में भी आपने काम किया और आपके बहुआयामी, और जैसे मैंने शुरू में बहुरंगी व्यक्तित्व कहा था, उसकी एक झलक हमने देखी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राज, मुझे बहुत कुछ और पूछना था और आपके चहेतों को बहुत कुछ और पूछना था, लेकिन समय ये हमारा साथ कभी अक्सर नहीं देता है और अक्सर हमें कहना पड़ता है कि साहब आज यहीं, फिर कभी मौका मिलेगा हम आपसे फिर बातचीत करेंगे और फिर आपको आभार व्यक्त करने का हमें मौका मिले, मैं चाहता हूँ। और आपके जो भी उमंगें हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, आशाएँ हैं, वो इस नए साल में प्रगति की ओर बढ़े, पूरे होने की ओर बढ़े। इसके साथ शुक्रिया राज, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद शाह जी, आभार आपका।